स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे बेरूत में हुए विस्फोट के पीछे के रसायन विज्ञान को, समझेंगे हमारी त्वचा के रंगों के रहस्य को और साथ ही चलेंगे दीमक के रोचक संसार में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। 4 अगस्त की शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें न सिर्फ लोगों की जानें गई बल्कि अनेक लोग घायल भी हुए। विस्फोट की वजह थी अमोनियम नाइट्रेट, जिसका उपयोग यूं तो उर्वरक के रूप में किया जाता है, लेकिन कैसे ये एक विस्फोटक बन गया, आइए इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं। एक जोरदार विस्फोट जिसकी शॉक वेव ने पूरे बेरूत को हिलाकर रख दिया। विस्फोट की धमक ऐसी थी जो करीब 250 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। चंद सेकंड्स में इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस त्रासदी को अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के कारण रासायनिक विस्फोट हुआ। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट सफेद रंग का गंधहीन रासायनिक पदार्थ है जो अमोनिया और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इसे विश्व भर में फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। वहीं खनन उद्योग में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं जलता, बल्कि ये ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में काम करता है, जो दूसरी चीजों की ज्वलनशीलता यानी कि जलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट पर ऊर्जा आग के रूप में लगाई जाती है तो इसके अणु स्थिर नहीं रहते। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन अवस्थाओं में होता है। इन दोनों के बीच एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर तो वहीं अमोनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। अगर ये प्रतिक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ है तो इसमें डाई नाइट्रोजन, पानी और थोड़ी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। वहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है। अब जैसा कि सभी उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, इससे अचानक दबाव बढ़ जाता है, जो सुपरसोनिक स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और विस्फोट को अंजाम देता है। बेरूत में हुए विस्फोट के बाद आकाश में बने मशरूम जैसे बादलों को देखकर लोग कयास लगा रहे थे कि ये विस्फोट परमाणु हथियार के कारण हुआ। लेकिन ऐसे बादल आर्द्र हवाओं में एक बड़े विस्फोट के कारण भी बनते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अचानक हुए शॉक वेव के पीछे एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो पानी के सूक्ष्म कणों को संघनित कर देता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को ठीक तरह से स्टोर किया जाए तो ये सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में ये पदार्थ लंबे समय तक रखा रह जाए तो धीरे धीरे नमी को सोखकर ठोस के रूप में बदलकर खतरनाक हो जाता है। ऐसे में किसी भी तरह की आग अगर इस तक पहुंचती है तो रासायनिक प्रतिक्रिया तेज हो जाती है और इसके साथ बड़ा विस्फोट होता है। हम एक हैं, लेकिन हमारे नैन नक्श और रंग रूप में काफी विविधता है। अब त्वचा की रंग को ही ले लें, कोई गोरा है, कोई काला है तो कोई सांवला। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी की त्वचा में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा अलग अलग होती है। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं त्वचा के रंग का क्या है विज्ञान। ऐसा माना जाता रहा है कि सूर्य की किरणों की तेज के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के त्वचा के रंग अलग अलग होते हैं। भूमध्य रेखा के करीब रहने वाले लोग गहरे रंग के होते हैं और जैसे जैसे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, त्वचा का रंग हल्का होता जाता है। लेकिन मानवीय त्वचा के रंगों की ये विविधता वास्तव में हजारों लाखों वर्षों में हुई। ये विकास के दौरान शरीर में संतुलन बनाए रखने की एक क्रिया है और इसका धरती पर आने वाली सूर्य के किरणों की तेजी से सीधे तौर पर वास्ता नहीं है। हमारी त्वचा का रंग ऐसा क्यों है? ये तय होता है हमारे शरीर के लिए जरूरी 2 विटामिन फोलेट और विटामिन डी के विरोधाभासी मांगों से। फोलेट विटामिन बी का एक प्रकार है। ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है, जबकि हमारी त्वचा सूर्य की इन्हीं किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी का संश्लेषण करती है।
अब इन दोनों विटामिन्स के विपरीत प्रकृति के कारण संतुलन के लिए सूर्य की किरणों की ऐसी मात्रा चाहिए जिससे फोलेट नष्ट न हो और त्वचा विटामिन डी भी बना सके। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की तीव्रता भौगोलिक स्थिति से निर्धारित होती है। वहीं त्वचा के अंदर ये किरणें कितना जाएंगी ये त्वचा के रंग यानी कि पिगमेंटेशन पर निर्भर करता है। त्वचा के रंग की ये एक मूल व्याख्या है जिसे वर्ष 2000 में जर्नल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में प्रकाशित किया गया। इस व्याख्या को पूरी तरह से समझने के लिए हमें हमारे विकास के इतिहास के आरंभिक दौर में जाना होगा। कई लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों यानी कि अर्ली होमिनिन्स की त्वचा लगभग पूरी तरह से गहरे रंग के फर या बालों से ढकी थी, लेकिन शरीर के बालों के नीचे उनकी त्वचा संभवतः पीले रंग की थी। विकास के क्रम में हमारे पूर्वजों का फर जाता रहा और उनकी त्वचा पर पिगमेंट्स आ गए। फर के खत्म होने से ये लाभ रहा कि भूमध्य रेखा अफ्रीका के खुले स्थान में भोजन की तलाश के दौरान शरीर को ठंडक मिलने लगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि नंगी त्वचा को तेज अल्ट्रावायलेट किरणों का भी सामना करना पड़ता था, जिससे फोलेट विटामिन के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हुआ। इससे मुकाबले के लिए कालांतर में गहरे रंग की त्वचा विकसित हुई ताकि जीवन और प्रजनन के लिए जरूरी फोलेट विटामिन को संरक्षित रखा जा सके। ये माना जाता है कि गहरे रंग की त्वचा में प्रचुर मात्रा में मौजूद मेलेनिन सूर्य की किरणों के कारण फोलेट के विखंडित होने की क्रिया में बाधा पहुंचाती है। मेलेनिन एक गहरे रंग का पिगमेंट है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है, लेकिन हमारे पूर्वज भूमध्य रेखीय अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहे। समय के साथ वो उत्तर और दक्षिण की तरफ पलायन करते गए, जहां सूर्य के प्रकाश की तीव्रता घटती गई। इस कारण से विटामिन डी की समस्या आई। विटामिन डी हमारी त्वचा में अल्ट्रावायलेट किरणों के कुछ खास वेवलेंथ की मौजूदगी में बनता है और ये स्वस्थ हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश से दूर के स्थानों में सालों भर सही वेवलेंथ की पर्याप्त अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं मिलती, इसलिए गहरे रंग की त्वचा के लिए विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना मुश्किल था। वहीं हल्के रंग की त्वचा के लिए आसान था क्योंकि उनमें मेलेनिन पिगमेंट कम होते हैं। तो यही कारण है कि विकास के क्रम में जब मनुष्य लगभग पूरी धरती पर फैल गया तो अलग अलग आबादी में अलग अलग रंगों की त्वचा विकसित हुई। लेकिन त्वचा के रंग भले ही अलग हों, सभी रंगों का साझा इतिहास है। आपने कभी ना कभी दीवारों या लकड़ी के सामान पर दीमक का घर देखा होगा। वैसे तो दीमक के प्रति हमारी जो धारणा है वो एक नुकसानदायक कीट की है, लेकिन इनकी सामाजिक संरचना और गृह निर्माण कौशल बेजोड़ है। हाल के एक शोध से पता चला है कि चींटियों जैसी दिखने वाली ये दीमकें अपना घर बनाने में कुछ नियमों का पालन करती हैं। आइए चलते हैं दीमक के रोचक संसार में और जानते हैं उनके घर निर्माण की कला को। दीमक यानी कि ओडोंटोटर्मिस ओबेसस ये इंसेक्टा वर्ग की सदस्य है जो बस्तियां बनाकर समूहों में रहती है। इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूर्ण व्यवस्था रहती है। बस्तियों का कामकाज संपन्न करने के लिए श्रमिक, सिपाही और सेविका दीमकें होती हैं। प्रजनन के लिए रानी और राजा दीमक होते हैं। देखने में दीमक चींटी की भांति होती है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार उससे भिन्न और उसकी अपेक्षा कम विकसित है। स्वयं दीमकें बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन ये अपने घर प्रमुख स्थानों पर बनाती हैं। इनके घरों को वल्मीक या टर्मिटेरिया कहते हैं। ये ऊंचाई में कई फुट तक हो सकते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं। टर्मिटेरिया काफी जटिल होता है, जिसे हजारों छोटे छोटे दीमक आपसी तालमेल से बनाते हैं। दीमक अपनी गतिविधियों को इतने अच्छे तरीके से कैसे संयोजित करते हैं, इसका पता लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन के वैज्ञानिकों ने लगाया है। शोधकर्ताओं ने ये परिकल्पना की कि टर्मिटेरिया के सतह की स्थानीय वक्रता या ढीठापन हर एक दीमक को नए छर्रों या गोलों को जमा कर निर्माण कार्य जारी रखने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दीमक की 2 प्रजातियों के घरों के नमूनों की माइक्रोसिटी स्कैनर से स्कैनिंग की। फिर इस स्कैनिंग की तुलना कंप्यूटर सिमुलेटेड उन घरों से की जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पना के आधार पर बनाया था। इस तुलना में वास्तविक और परिकल्पना वाले घरों में ठोस समानताएं दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि दीमकों में अपने घरों के टेढ़े स्थान, अधूरी दीवारों, किनारों, खंभों पर नए छर्रे जमा करने की उच्च प्रवृत्ति होती है।
शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर गियोलियो फैकिनी का कहना है कि उनके द्वारा जिस निर्माण विधि की पहचान की गई है उससे दीमक के घरों की कई विशेषताओं को उजागर किया जा सकता है। लेकिन दीमक की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग आकार, प्रकार और आंतरिक संरचना के घरों का निर्माण करती हैं। इसलिए शोधकर्ताओं ने आगे ये पता लगाने का लक्ष्य रखा है कि कैसे निर्माण नियमों या बिल्डिंग मटेरियल में छोटे छोटे बदलाव कर प्रकृति में पाई जाने वाली संरचनाओं में व्यापक विविधता लाई जाती है। तो ये थे वास्तुकार दीमक। तो कैसा लगा आपको आज का SciTech? हमें जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा सुझाए गए किसी विषय को अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो हमें लिखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे SciTech के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।